हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के हिंदी व्याकरण के मास्टर वीडियोस में। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करेंगे भाषा पर। तो यहाँ राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, इन सभी चीज़ों का आज हम इतिहास देखेंगे। शुरुआत से जानेंगे तो लंबी वीडियो है, पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी व्याकरण पर आधारित मास्टर वीडियोस देख सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित मास्टर वीडियोस देख सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट क्लास, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियोस देखें। भाषा, भाषा की परिभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और इतिहास, इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। तो एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वाहन और उसका अंग भी है। रामविलास शर्मा ने यह कहा है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। भाषा, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। तो यह भाषा की परिभाषा हो गई। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि, किसी भाषा की सभी ध्वनियों की प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। व्यक्त नाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, बोली, जबान, वाणी या भाषा कहलाती है। भाषा, इस समय सारे संसार में प्रायः हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। बिल्कुल, साधारणतः अपने भाषियों को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आती है। ज़्यादातर जो भाषाएं होती हैं वो डिफर होती हैं। अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह जानते हैं, पर दूसरे देशों या दूसरे समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह नहीं आती है। भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं को आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं स्थापित की हैं और उन शाखाओं के भी अनेक वर्ग उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं अथवा बोलियों को रखा गया है। जैसे हमारी हिंदी भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है और ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा आदि इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। पास पास बोली जाने वाली अनेक उपभाषाओं या बोलियों में बहुत कुछ साम्य होता है और उसी साम्य के आधार पर उनके वर्ग या कुल स्थापित किए जाते हैं। यही बात बड़ी बड़ी भाषाओं में भी जिनके पारंपरिक साम्य उतना अधिक तो नहीं, पर फिर भी बहुत कुछ होता है। संसार की सभी बातों की भांति भाषा का भी मनुष्य की आदिम अवस्था के व्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता आया है और इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से संस्कृत और प्राकृतों से अपभ्रंशों का
और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। संसार की सभी बातों की भांति भाषा का भी मनुष्य की आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता आया है और इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से संस्कृत और प्राकृतों का, प्राकृतों से अपभ्रंशों का और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। प्रायः भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। लिखने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरणार्थ, पंजाबी गुरुमुखी तथा शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भाषा की परिभाषा हिंदी में। भाषा को प्राचीन काल से ही परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है। इसकी कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि विचार और भाषाओं में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। वेंद्री कहते हैं कि भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्हों से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। यह प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राम, श्रोतग्राम और स्पर्शग्राम। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राम प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सुनना सर्वश्रेष्ठ है। ब्लॉग तथा ट्रेगर के अनुसार भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। स्त्रुत्वा के अनुसार भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं। भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परंपरा विचारों का आदान प्रदान करता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इस कथन में भाषा के लिए चार बातों पर, जो लास्ट वाला कथन था, चार बातों पर ध्यान दिया गया है। पहला है, भाषा एक पद्धति है, यानी एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि सुव्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। दूसरा, भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं
उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, अर्थात मनुष्य अपनी वागिंद्रिय की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। चौथा है भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है ऐच्छिक, अर्थात किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक संबंध नहीं होता। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है, फिर वह उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वह परंपरा अनुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में उस अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द होगा। हम व्यवहार में यह देखते हैं कि भाषा का संबंध एक व्यक्ति से लेकर संपूर्ण विश्व या सृष्टि तक है। व्यक्ति और समाज के बीच व्यवहार में आने वाली इस परंपरा से अर्जित संपत्ति के अनेक रूप हैं। समाज सापेक्षता भाषा के लिए अनिवार्य है, ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति सापेक्षता और भाषा संकेतात्मक होती है, अर्थात वह एक प्रतीक स्थिति है। इसकी प्रतीकात्मक गतिविधि के चार प्रमुख संयोजक हैं। दो व्यक्ति, एक वह जो संबोधित करता है, दूसरा वह जिसे संबोधित किया जाता है, तीसरी संकेतित वस्तु और चौथी प्रतीकात्मक संवाहक जो संकेतित वस्तु की ओर प्रतिनिधि भंगिमा के साथ संकेत करता है। विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढ़ता जाता है। यही नहीं, एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण प्रक्रिया, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास आदि अलग अलग हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त अंतर आ जाता है। इसी को शैली कह सकते हैं। भाषा शैली, बोलने का तरीका। बोली, विभाषा और भाषा। यूं बोली, विभाषा और भाषा का मौलिक अंतर बता पाना कठिन है, क्योंकि इसमें मुख्यतः अंतर व्यवहार क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर है। वैयक्तिक विविधता के चलते एक समाज में चलने वाली एक ही भाषा के कई रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से भाषा के इन रूपों को हम इस प्रकार देखते हैं। पहला है बोली, दूसरा है विभाषा और तीसरा है भाषा, अर्थात परिनिष्ठित या आदर्श भाषा। बोली और भाषा में अंतर होता है। बोली और भाषा दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोली क्या है? यह भाषा की छोटी इकाई है। बोली भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है और देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका रूप लहजा, मतलब इसका लहजा कुछ कुछ दूरी पर बदलते पाया जाता है तथा लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें विसंगतियां पाई जाती हैं। तो यह बोलचाल की भाषा होती है। विभाषा देखते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं।
भाषा, अब बात करते हैं भाषा की। भाषा अथवा कहे परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा विभाषा की विकसित स्थिति है। इसे राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी कहा जा सकता है। प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न भाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण गौरव, साहित्यिक अभिवृद्धि, जन सामान्य में अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राज कार्य के लिए चुन ली जाती है और उसे राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, देवनागरी लिपि। राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा किसी प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्व प्राप्त रहता है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई हैं। राज्यों के विधान सभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राज्य भाषा घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। प्रायः वह अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। तो राष्ट्रभाषा ही राजभाषा होती है अधिकतर। हिंदी भाषा का वर्गीकरण और इतिहास। भाषा की उत्पत्ति, उद्भव। प्राचीन काल से भाषा की उत्पत्ति पर विचार होता रहा है। कुछ विद्वानों का मंतव्य है कि यह विषय भाषा विज्ञान का है ही नहीं। इस तथ्य की पुष्टि में उनका कहना है कि विषय मात्र संभावनाओं पर आधारित है। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। यदि भाषा का विकास और उसके प्रारंभिक रूप का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है तो भाषा उत्पत्ति भी निश्चय ही भाषा विज्ञान का विषय ही होगा। भाषा उत्पत्ति का विषय अत्यंत विवादास्पद है। भाषा उत्पत्ति का विषय बहुत ही विवादास्पद है। विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा उत्पत्ति पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु अधिकांश मत कल्पना पर आधारित हैं। इनमें कोई भी तर्क संगत, पूर्ण प्रमाणित तथा वैज्ञानिक नहीं है। इसी कारण किसी भी मत को सर्वसम्मति से स्वीकृति नहीं मिल सकी है। तो अभी भी इस पर असमंजस्य है। भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। दूसरा संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा भाग है इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। पहला है इसमें पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरा प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर अब तक।
हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं? भाषा और विभाषा में अंतर, विभाषा की परिभाषा पूछी जा सकती है, राष्ट्रभाषा की परिभाषा पूछी जा सकती है, भाषा की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जा सकती है। भाषा की परिभाषा हिंदी में पूछी जा सकती है, विभाषा का अर्थ पूछा जा सकता है, विभाषा किसे कहते हैं यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, भाषा की परिभाषा और उसके भेद पूछे जा सकते हैं, भाषा की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, भाषा की प्रकृति क्या है और भाषा की उपयोगिता क्या है, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा अच्छे से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। तो डिटेल में दिया हुआ था तो आप अच्छे से पढ़ें, डेफिनेटली वो ज़रूर बनेगा। मेहनत करते रहें, नोट्स बनाते रहें, कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव देते रहें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।